नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से अपने यार दोस्त जिन्होंने नॉर्सेड वैक्सीन ज्वाइन कर रखी है उन सभी को इत्तला दे दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जी हां, क्लास स्टार्ट हो गई है। पाई एम, पूनम कुमारी, तन्नू जीएनए, ठाकुर मीनाक्षी, सचिन कुमार जीएनए, प्रीतम कुमार जीएनए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा। संजय नारनोलिया, जुगल पचोरी बिल्कुल आ गए हैं। चलिएगा, बिल्कुल सर आ गए हैं डियर। राम साहू, विकास वर्मा, अवधेश वर्मा जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिएगा बेटा जी, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, जो लोग जिन्होंने नॉर्सेड वैक्सीन ले रखी है उनको शेयर कर दीजिएगा कि सेशन स्टार्ट हो गया है। लाइव क्लास बेटा जी, लाइव में लेने का इंटरेस्ट ही कुछ और होता है। चलेगा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी डियर, आपको भी सभी लोगों को गुरु नरसिंह एकेडमी की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलेगा, बिल्कुल। मनोज आईपीएस भैया आ गए हैं, क्लियर है, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिएगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रीतम, गुरमीत, कैलाश, मनोज, पूनम, हरन, महादेव, अनीता, कंबोज, सनी, शिवा। चलेगा, सभी का हार्दिक स्वागत है। पूजा टोपो जीएनए, गुड इवनिंग बेटा जी। निशा लखरा जीएनए, ओके डियर। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों के लिए, गुरु नरसिंह एकेडमी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 2 तारीख से। जी हां, 2 सितंबर और 3 सितंबर को डेमो क्लासेज है। 2 और 3 तारीख को। तो आपका साथी अगर कोई हो जो ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर रिकमेंड कीजिएगा। जबरदस्त तरीके से एक एक कंसेप्ट का ऑफलाइन में पोस्टमार्टम करके। और एक चीज याद कीजिएगा, जो ऑफलाइन ज्वाइन करेगा उसे ऑनलाइन ऐप फ्री में दिया जाएगा। जी हां, ऑफलाइन की क्लासेज के साथ ऑनलाइन कोर्स फ्री अवेलेबल होगा। देते वक्त बोलेगा सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। चलेगा, नॉर्सेड वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 34 हिमेटोलॉजी सिस्टम रन कर रहे थे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लाइंट हैज डेवलप्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जी हां, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो गया है इन द लेफ्ट लेग। पेशेंट को लेफ्ट लेग में, जी हां, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पैदा हो गया है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर व्हाइल द क्लाइंट इज ऑन बेड रेस्ट। अच्छा, ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा बेटा जी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में बेड रेस्ट या मोबाइल या स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ऐसे वर्ड आते हैं, उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिएगा। बेड रेस्ट के बहुत बड़े मायने निकलते हैं। क्लाइंट किस पे है बेटा जी, क्लाइंट बेड रेस्ट पे है। क्या डेवलप हो गया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो गया है। अब बताइए आप कौन कौन से इंटरवेंशन करना पसंद करेंगे। चारों ऑप्शंस आपके सामने ये रहे कि आप एलिवेटिंग द लेफ्ट लेग को एलिवेट करेंगे। जिसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है उसे एलिवेट कर देंगे। लेफ्ट लेग को फ्लैट लगा के रखेंगे। पेशेंट को एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे जितना वो टॉलरेट कर सकता है। और या फिर बाथरूम प्रिविलेज, यानी प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाएं देना, यानी पेशेंट बाथरूम तक जा सकेगा, बाथरूम से वापस बाहर आ सकेगा, उसे बाथरूम से बेड तक आने की, घूमने फिरने की पूरी इजाजत होगी। जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल। ठाकुर मीनाक्षी, हैप्पी जन्माष्टमी डियर आपको भी। मनु बघेल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सुनील माहिज, गुड इवनिंग एवरीवन। चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा डियर। व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलिएगा डियर, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। सी होगा, सी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। बिल्कुल हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। वायर था बेटा, हटा दिया गया, स्क्रीन के बीच में था, हट गया है। बिल्कुल, अब चिंता ना करें आप। जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कहा जा रहा है कि बी होगा। लेग को फ्लैट करके रखना पड़ेगा। चलेगा, ए बी सी डी, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। चलेगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, पहले हल्का सा मैं जिक्र कर दूं, व्हाट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। कोई पूछे आपसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होती है, देखिएगा आप सभी जानते हैं बेटा जी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के मायने होते हैं बेटा जी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जी हां, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के साथ किसका खतरा, अरे थ्रोम्बस का खतरा। याद रखिएगा,
अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के साथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन का खतरा है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का खतरा है, उस प्रक्रिया को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं आप सभी जानते हैं कि अगर कभी भी कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस इन्फ्लामेशन में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे बेटा जी, ये कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा कि सर जब कभी भी इन्फ्लामेशन होगा पेशेंट को पेन होगा, बिल्कुल सही कहा, पेशेंट को वहां रेडनेस होगी, बिल्कुल सही कहा, पेशेंट को वार्मथ होगी यानी हल्का हल्का गर्म फील होगा, बिल्कुल सही कहा, पेशेंट को वहां पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी बेटा जी, एडिमा होगा, एडिमा होगा, बिल्कुल सही कहा, और लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ये 5 कार्डिनल फीचर्स होते हैं बेटा जी, दीज आर 5 कार्डिनल फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। पेशेंट को क्या होगा, एडिमा होगा, और एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए उस जगह को कैसे करके रखना चाहिए, एलिवेट करके रखना चाहिए। जी हां, एलिवेटेड रखना चाहिए बेटा जी, उस जगह को क्या रखना है, एलिवेट करके रखना है, बिल्कुल सही कहा। पेन होगा, रेडनेस होगा, वार्म होगी, स्वेलिंग होगी, एंड तनु बेटा जी 5वां होता है लॉस ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम तनु जी ने जी। तो बेटा जी जरूरी नहीं है, तनु जी ने जरूरी नहीं है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में केवल सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ही इन्वॉल्व होती है, नहीं, सुपरफिशियल भी हो सकती है, सुपरफिशियल के साथ में डीप ब्लड वेसल्स भी, जी हां, डीप ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, सुपरफिशियल जरूरी नहीं है, चलेगा। तो पेशेंट को एडिमा हो सकता है तो इस एक्सट्रीमिटी को क्या करके रखना है, एलिवेट करके रखना है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आइएगा, देखिएगा मैं पहले ही कह चुका था, पेशेंट को कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, पेशेंट को बेड रेस्ट दिया हुआ है, चलेगा। तो ऑप्शन डी तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी तो रॉन्ग हो गया, पेशेंट को बेड रेस्ट का बोला है, पेशेंट अपने बेड से बाथरूम में जाएगा, बाथरूम से बेड में आएगा, तो पेशेंट तो एम्बुलेट कर रहा है, जबकि इसका मतलब क्या होगा, नो एम्बुलेशन, पेशेंट को बेड में से बाहर निकल के घूमना नहीं है, जबकि यहां एम्बुलेट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग कर दिया हमने। अगला देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा जा सकता है, अगर किसी को, इधर देखिएगा, अगर इन्फ्लामेशन है उसके साथ साथ किसका रिस्क है, जी हां, देयर इज ए रिस्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए थ्रोम्बस, ऐसा लगता है कि थ्रोम्बस भी हो गया है, तो थ्रोम्बस कभी भी अपनी जगह से, अगर ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में से थ्रोम्बस बना हुआ है, तो ये कभी भी डिटैच हो जाएगा, कभी भी यहां से हट जाएगा और हट के ब्लड फ्लो के साथ बहने लग जाएगा। अब इसको जब बना था तो क्या नाम था इसका, अरे बचपन में क्या नाम था, बचपन में थ्रोम्बस नाम था, अब यहां से डिटैच होके बहने लग गया है, अब जवानी में इसका नाम आ गया है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। जी हां, अब ये थ्रोम्बो एम्बोलस हो गया बेटा जी, तो पहले डिटैच होती थ्रोम्बस, थ्रोम्बो एम्बोलस में कन्वर्ट हो गया है। ये डिटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जाके आके लंग्स में अटक जाएगा और क्या कर देगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, इसलिए कभी भी थ्रोम्बस को डिटैच नहीं करवाना है। तो क्या करें सर, डिटैच ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर डिटैच ना हो इसलिए आपको क्या करवाना चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करवाना पड़ेगा। जी हां, पेशेंट के मसाज नहीं करनी है, नो मसाज, किसी भी प्रकार की मसाज नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करवाना है, एम्बुलेट नहीं करवाना, चलेगा। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा, शाबाश भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो रेस्ट करवाएंगे पेशेंट को और मसाजिंग नहीं होनी चाहिए, देयर विल बी नो मसाज। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेशेंट को एंगेज इन एक्टिविटी एज टोलरेबल, यानी बेड में ही एक्टिविटीज करा रहा है, तो पैर तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहे हैं, तो वो थ्रोम्बस वहां से डिटैच हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं करवाना है। फ्लैट नहीं रखना है, एडिमा को रोकने के लिए क्या करना है, एलिवेट करना है, ना फ्लैट रखना है, ना एक्टिविटीज करवानी है, एम्बुलेशन करवाना है, ना बाहर बेड से बाहर एम्बुलेट करवाना है, पेशेंट के लेग को एलिवेट करके रखेगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल चलेगा। बोलेगा दीवानी जी कह रहे हैं कि नो हॉट एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है भैया जी, क्या बात है, नो मसाजिंग और नो क्रॉसिंग द लेग, बिल्कुल है। क्रॉसिंग द लेग डीवीटी फॉर्मेशन करती है, रोकती नहीं है। देखिएगा बेटा जी, दो चीजें होती है, एक चीज आपके सामने आज कंसेप्ट क्लियर कर दूं, देखिएगा, जब भी आप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या डीवीटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, सबसे पहली चीज की है प्रिवेंशन, डीवीटी को डेवलप होने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, और डीवीटी डेवलप हो गया है तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, और उसे डिटैचमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाएगा। जी हां, एक तो होता है प्रिवेंशन, बनने ही नहीं देना, और एक होता है प्रिवेंटेड डिटैचमेंट। देखिएगा कब नहीं बनेगा, कोई भी केस हो, आपको सबसे पहला काम करना है अर्ली एम्बुलेशन।
पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन करवाइएगा। क्लियर है बेटा जी। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिएगा, जी हां, इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन करवाइएगा, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि डीवीटी बने ही नहीं, चलेगा। बिल्कुल हार्ट लेवल से अबव नहीं रखा जाएगा, हार्ट लेवल से नीचे रखा जाता है राम साहू, हार्ट लेवल से ऊपर नहीं करना होता बेटा जी, याद रखिएगा। ये इंग्लिश मरवा देगी, बिल्कुल सही करे। फ्लैट क्यों नहीं रख सकते डियर, ऐसा कह रहे तो एडिमा हो जाएगा बेटा जी, एडिमा हो जाएगा क्योंकि वीनोस्टेसिस हो रहा है। अगर वहां थ्रोम्बस बन गया है तो ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी, ब्लड ठहर जाएगा, और ब्लड ठहरेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ठहरेगा तो एडिमा हो जाएगा। पूजा टोपर डियर है, बिल्कुल एडिमा भी तो है, बिल्कुल सही जा रहे, चलेगा, वेरी गुड। तो अर्ली एम्बुलेशन और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाना चाहिए। सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस काम में लेनी चाहिए, जी हां, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेज काम में लेनी चाहिए। मसाज करनी चाहिए, याद रखेगा, मसाज अप्लाइड करनी चाहिए बेटा जी। इन सब चीजों से क्या होगा, वीनस रिटर्न धड़ाधड़ आ जाएगा, वीनस रिटर्न होगा, ब्लड ठहरेगा नहीं और डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगा। क्लियर है, चलेगा। अब हमेशा याद रखेगा सर एलिवेटेड होगा तो थ्रोम्बस डिटेच होगा, तनु जी ने ऐसा कह रहे। अगर बेटा जी देखिएगा एलिवेटेड होगा तो क्या होगा, एलिवेटेड होगा तो कैसे डिटेच होगा, वीनस रिटर्न होगा, वो थ्रोम्बस और ज्यादा ब्लड का स्टेसिस नहीं होगा। क्लियर है, कंसेप्ट याद रखिएगा। एलिवेट होगा तो थ्रोम्बस डिटैच हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चलेगा। कैसे नहीं होगा मैं अभी बताता हूं, सारी चीजें क्लियर करता हूं बेटा जी, इधर देखिएगा, आप तो समझते जाइएगा। अर्ली एम्बुलेशन करवाना है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाना है, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेज अप्लाई करनी है और मसाज करवाना है बेटा जी, याद रखेगा। हर वो काम करना है जिससे नो वीनस पुलिंग, जी हां, वीनस स्टेसिस ना हो, ब्लड का ठहराव ना हो, आप वो हर चीज करेंगे। क्या हम एंटीप्लेटलेट भी देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आप एस्प्रिन भी देंगे, बिल्कुल सही है, एंटीप्लेटलेट भी देंगे, एस्प्रिन भी दी जाएगी। ये सारी चीजें प्रिवेंट करेगी बेटा जी, याद रखेगा, चलेगा। अब देखिएगा आगे क्या कहा जा रहा है, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि अगर ट्रीटमेंट हो गया है, अगर डीवीटी हो गया है तो क्या करेंगे, अगर डीवीटी हो गया तो डिटैचमेंट को रोकने के लिए नो एम्बुलेशन, आप कोई भी एम्बुलेशन नहीं करेंगे। दूसरा देखिएगा डियर क्या कहा जाएगा, इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको नो मसाजिंग, कोई भी मसाज नहीं होगी। क्लियर है, एंड नो, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, वीनस स्टेसिस नहीं होना चाहिए बेटा जी। और वीनस स्टेसिस कब नहीं होगा, जब आप वीनस ड्रेनेज करवाएंगे तो पैर को एलिवेट करना होगा, बिल्कुल याद रखेगा, चलेगा। पैर को बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस एंटीकोगुलेंट इंक्लूड हिपेरिन एंड वारफेरिन, वो यहां दी जाती है भैया, यहां एंटीकोगुलेंट देना है। क्लियर है, यहां एंटीकोएगुलेंट, यहां पे भी देंगे एंटीकोगुलेंट, वहां पे भी क्या देंगे बेटा जी, एंटीकोगुलेंट, दोनों जगह पे एंटीकोगुलेंट देंगे। क्लियर, याद रखेगा। और यहां थ्रोम्बोलाइटिक भी देंगे, अगर बन गया है तो उसको बाद मेल्ट करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स भी दिए जाएंगे। ये सिंपल कंसेप्ट थे जो आपको याद करना है बेटा जी, क्लियर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन से और मामला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, यहां से और ज्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। थैंक यू तनु जी। ओके, देखिएगा बेटा जी क्या रहे हैं सर, बिल्कुल इधर देखिएगा। ए क्लाइंट हैज अंडरगोन ए वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, जी हां, एक पेशेंट है जिसके यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है वेजाइना के थ्रू यूट्रस को रिमूव करके फेंक दिया गया है, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी हुई है। विच एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कौन से एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कौन से सही इंटरवेंशन शुड द नर्स राइट ऑन द क्लाइंट्स नर्सिंग केयर प्लान, उसके नर्सिंग केयर प्लान में कौन से इंटरवेंशन लिखेगी, चलिएगा। टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ, बिल्कुल याद रखेगा, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ, रिस्क का मतलब क्या होगा, रिस्क का मतलब है कि अभी डीवीटी हुआ नहीं है, जी हां, बिल्कुल याद रखेगा। क्या बेटा जी, याद रखेगा, क्लियर है, क्लियर है जी। अभी इधर देखिएगा बेटा जी, अगर किसी पेशेंट को क्या कह रहे हैं कि अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना है तो आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रिस्क है तो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, ये पूछा है, चलेगा। 4 ऑप्शन है, मेरे को बताइए प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे आप पेशेंट को, क्लियर है, आप पेशेंट को
कंप्रेशन बूट पहनाएंगे, आप पेशेंट को बेड रेस्ट मेंटेन करके रखेंगे, आप पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, आप पेशेंट के नीज पे नी गेज लगा के रखेंगे या एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स लगा के रखेंगे। 60 क्वेश्चन है बेटा जी, बताइएगा प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाएगा। ट्रीटमेंट का नहीं पूछा है, ट्रीटमेंट का नहीं पूछा, चलेगा, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। पाईएम 9 बजे वाली क्लास भी होगी बेटा, सारी क्लासेज होगी, 9 बजे वाली भी होगी। जी हां, लगातार होगी, चिंता ना करें। संडे को आप सभी को पता है संडे को ऑफ रहता है, दैट्स वाई ऑफ था, बाकी सारी क्लासेज होगी। ए सी ई, ठाकुर मीनाक्षी कह रहे हैं कि सी होगा और ई होगा, और ए सी डी, विकास वर्मा जी कह रहे हैं कि ए सी के साथ डी भी होगा और ई भी होगा। नी गैच भी लगाया जाएगा नी को एलिवेट करने के लिए। अरे इन्होंने केवल घुटने को एलिवेट करने की बात की है, पूरे लेग पैर को एलिवेट करने की बात नहीं की है। प्रीतम कुमार जी ने कह रहे हैं ए सी और डी होगा। चलेगा बेटा जी, द राइट आंसर इज ए, the right answer is C and the right answer is E। जी हां, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर A होगा, C होगा और E होगा। A C E इज द राइट आंसर। ऐसे कैसे होगा, ए कैसे होगा, सी कैसे होगा, ई कैसे होगा। देखिएगा बेटा जी, मैंने क्या कहा था कि कंप्रेशन डिवाइसेस काम में लेंगे। जी हां, कंप्रेशन डिवाइसेस, ताकि वीनस रिटर्न हो, ब्लड ठहरे ही नहीं, और ब्लड ठहरेगा नहीं तो डीवीटी होने की कोई संभावना नहीं होगी। कंप्रेशन बूट काम में लेंगे, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे बेटा जी, रेस्ट नहीं करवाएंगे, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे। और इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने तो लिख दिया है कि पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे, बेड रेस्ट 24 से 48 घंटे नहीं भैया, 2 दिन तक बेड रेस्ट नहीं करना है आपको। क्या करवाना है, अर्ली एम्बुलेशन करवाना है, इसलिए गलत हो गया। पेशेंट को बेड में लेटे लेटे ही लेग की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी होती है, बिल्कुल। डोर्सिफ्लेक्शन, क्या प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, सर्कमडक्शन, नी की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज करवानी होती है ताकि सारे ब्लड का वीनस रिटर्न हो। बिल्कुल सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। डी क्या करे, एलिवेट द नी विद नी गैच। देखिएगा बेटा जी, नी गैच क्या बोले तो क्या स्ट्रक्चर है कि एक पेशेंट के नीज को एलिवेट कीजिएगा, पेशेंट के घुटनों को एलिवेट कीजिएगा, ये नी हो गया, और नी के नीचे गैच लगा देना। अरे गैच बोले तो हुक लाइक स्ट्रक्चर लगा देना, ये लीजिएगा। अगर आप हुक लाइक स्ट्रक्चर लगा देंगे घुटने के नीचे तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, ये इधर से जाने वाली ब्लड वेसल्स को, वेन्स को कंप्रेस कर देगी, और ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी, वीनस पुलिंग हो जाएगी। जी हां, याद रखेगा, वीनस पुलिंग हो जाएगी, ब्लड यहीं इकट्ठा रहेगा, और ब्लड यहां इकट्ठा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। आपको नी गैज काम में नहीं लेना है, आपको नी गैज काम में नहीं लेना है बेटा जी, याद रखेगा। तन्वी यादव पूछ रही है वेजाइनल स्टेक्टोमी, बिल्कुल भैया, एब्डोमिनल स्टेक्टोमी के साथ लेप्रोस्कोप की मदद से लेप्रोस्कोपिक स्टेक्टोमी होती है, साथ ही साथ वेजाइनल स्टेक्टोमी भी होती है बेटा जी। ऑब्स्टेट्रिक की क्लास में इस पे क्वेश्चन क्रिएट करके बताऊंगा आपको, चिंता ना करें, इधर देखेगा, चलेगा। बिल्कुल, ये तो वीनस पुलिंग करके अगर आप यहां कैच लगा दोगे तो ये तो वीनस पुलिंग करके उल्टा डीवीटी कर देगा, इसलिए ये काम में नहीं लेना है, गैच काम में नहीं लेना है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि नी गैज काम में नहीं लिया जाता है, नहीं तो ये वीनस पुलिंग कर देगा। क्लियर है, हमेशा याद रखेगा। पहले फीमेल्स को कैसी पोजीशन प्रोवाइड करते थे, अरे जब भी डिलीवरी होती थी, जी हां, जब भी डिलीवरीज वगैरह कंडक्ट करवाया जाता था तो फीमेल को याद रखेगा लिथोटॉमी पोजीशन के लिए यूं लेग्स को यूं एलिवेट कर देते थे बेटा जी, और यहां पे स्टीरप्स वगैरह बांध देते थे। यहां पे फीमेल अपने लेग्स को हिलाए नहीं, इसलिए स्टीरप्स बांध देते थे। अगर फ्रंट व्यू से बनाए तो ये देखिएगा, पेशेंट के लेग को यूं करके यूं करके यूं करके, ये पेशेंट्स के लेग होंगे ऐसे करके, और यूं करके स्टीरअप से पेशेंट्स के लेग को बांध दिया जाता था यहां, ताकि वो अपने मूव्स ना करे। और अब उन पेशेंट में डिलीवरी के बाद किसकी प्रॉब्लम देखी गई, डीवीटी की, इसलिए यहां से बांधना बंद कर दिया गया है। जी हां, याद रखेगा। क्लियर है। अब कैसी पोजीशन दी जाती है, अब फीमेल को ऐसी पोजीशन की वो बेड के किनारे पे खुद के पैर रख सकती है, दैट्स इट। ऐसी पोजीशन दी जाती है कि वो बेड के किनारे पे एज ऑफ द बेड अपने पैर रख सकती है, ये वाली पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। चलेगा, बिल्कुल बंद कर दी गई है। ठीक है बेटा जी। मनु बघेल, जी हां, थोड़ी अप डाउन तो है, थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन सही है, चलिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ओके डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझ में आ गया हमें। सबसे पहला कंप्रेशन बूट्स काम में लेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की जाएगी, एम्बुलेशन करवाया जाएगा, नी गेज काम में नहीं लिया जाएगा। और सभी जानते हैं, नाम में ही लिखा हुआ था भैया, ये तो जवाब ही देना था,
एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग्स पहनाई जाएगी। बिल्कुल सही कहा, याद रखेगा। अरे ऐसे सॉक्स पहनाए जाएंगे, ऐसे सॉक्स पहनाए जाएंगे जो काप को कंप्रेस करके रखेंगे ताकि ब्लड की पूलिंग ना हो। चलेगा, बिल्कुल ठीक है। डीवीटी का रिस्क होता है, बिल्कुल तनु जी यही कह रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ए, बी एंड ई। ये लीजिएगा बेटा जी, कुछ डायग्राम है, इमेज है, वो भी देख लीजिएगा। ये सबसे पहले आपके सामने क्या है? अरे भैया दिस इज न्यूमेटिक कंप्रेशन बूट। यस, दिस इज न्यूमेटिक कंप्रेशन बूट। इस प्रकार के बूट्स आते हैं, लेग्स में पहन लिए जाते हैं और इन बूट्स की वजह से रिदमिक कंप्रेशंस होते रहते हैं और उन रिदमिक कंप्रेशंस की वजह से ब्लड एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन में चलता रहता है। विरचाज ट्राउड भी आएगा बेटा जी, हाइपर कोगुलेबिलिटी आएगी, एंडोथीलियम इंजरी आएगी और वीनस स्टेसिस आएगा। बच्चा पूछ रहा है, हर हर महादेव पूछ रहा है, सर व्हाट इज विरचाज ट्राउड? चलेगा बेटा, विरचाउ ट्राइड के बारे में भी बता दूं। इधर देखिएगा, एक बच्चे ने पूछा बेटा जी डीवीटी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा डीवीटी से रिलेटेड? व्हाट इज विरचाउ ट्राइड? विरचाउज्ड ट्राइड ये क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, ट्राइड का मतलब कितने आइटम होंगे? 3 आइटम होंगे। देखिएगा, डीवीटी की सबसे ज्यादा संभावना कब होती है? जब पेशेंट के ब्लड में कोई लोचा हो और उसकी वजह से हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो गई हो। जी हां, ब्लड के क्लोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई हो। दूसरा क्या हो गया हो? अरे वहां की ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम इंजरी हो गई और प्लेटलेट को चिपकने का मौका मिल गया हो। पहली बात तो ब्लड वेसल्स की कोएगुलेबिलिटी बढ़ गई हो, दूसरी बात एंडोथीलियम इंजर्ड हो गई हो, और तीसरी चीज वीनस ब्लड की क्या हो गई हो? स्टेसिस हो गया हो, वीनस ब्लड का ठहराव हो गया हो। इन तीनों को मिला के क्या किया जाता है? चलेगा, यहां तो चुप रहते हो, शाम की क्लास में बोलते हैं। विगारेगी जी कह रहे विकास को। चलेगा बेटा जी, हमेशा याद रखेगा, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे विरचाउज ट्राइड के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लियर है? विरचाउज ट्राउड, इसे नोट कर लीजिएगा। चलेगा, शाबाश, वेरी गुड। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन होप सो समझ में आइए। कौन सा बूट है? सर ये तो न्यूमेटिक बूट है। चलेगा, अगली डिवाइस दिखा देते हैं। यस, दिस इज एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स। ये कौन सा डायग्राम है डियर? एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग का डायग्राम है। यस, एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स होती है, ऐसे सॉक्स होते हैं बेटा जी। क्लियर है? दिस इज एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स। चलेगा, वेरी गुड भैया, थैंक यू डियर। होप सो समझ में आ गया आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। तो ये चीजें याद रखेगा, ये डीवीटी को प्रिवेंट करने के काम में आती है। बिल्कुल बेटा जी, चलेगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज कैरिंग फॉर ए पोस्टपार्टम। अच्छे, एक बच्चे ने डीवीटी पूछा था, उससे ये साइन भी बता दीजिएगा। कौन सा साइन देखने को मिलता है डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केस में? होमांस साइन देखने को मिलता है। यस, कौन सा साइन देखने को मिलता है बेटा जी? होमांस साइन देखने को मिलता है। पेशेंट के लेग को क्या कर दीजिएगा? पेशेंट के लेग को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिएगा, एक्सटेंड कर दीजिएगा। एक्सटेंड के बाद हल्का सा फ्लेक्स भी कीजिएगा, याद रखेगा, स्लाइट फ्लेक्शन किया जाता है। जी हां, हल्का सा फ्लेक्शन किया जाता है डियर, ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। हल्का सा फ्लेक्शन किया जाता है और उसके बाद इस एरिया को एग्जामिन किया जाएगा। तो याद रखेगा, ये एरिया हार्ड होगा, ये एरिया रेड होगा और ये एरिया वार्म होगा। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या हो गया है? डीवीटी हो गया है। इस साइन को कौन सा साइन कहा जाता है? होमान साइन कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। क्लियर है बेटा जी? ये वाली पोजीशन करने के बाद पेशेंट के पैर को क्या करोगे? ये पोजीशन देने के बाद एक हाथ यहां रहेगा, दूसरे हाथ से डोर्सिफ्लेक्शन करवाओगे, पैर को ऊपर की तरफ मोड़ोगे, तो पेशेंट को अचानक क्या फील होगा बेटा जी? पेन फील होगा। पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ फील, और फिर एरिया को असेस करोगे तो हार्ड, रेड और वार्म फील होगा। डोर्सिफ्लेक्शन करने पे पेन फील होता है। यह कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो इस साइन को कौन सा साइन कहा जाता है? होमान साइन कहा जाता है। यह भी डीवीटी के लिए, बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल याद रखेगा। ये भी किस में शामिल किया जाता है? ये भी डीवीटी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए। होप सो आपको डीवीटी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की सारी कंडीशन समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सर, आ रही है। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा।
द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पोस्टमार्टम क्लाइंट। जी हां, एक पेशेंट की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद उस पेशेंट की केयर की जा रही है। पोस्टमार्टम ड्यूरेशन, प्यूरपेरियड ड्यूरेशन कितना होता है? 45 डेज का होता है। जी हां, 6 वीक का भैया, 1.5 महीने का। डिलीवरी के बाद अगले 6 सप्ताह या 1.5 महीने या फिर 45 डेज की ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो डिलीवरी के बाद का एक क्लाइंट है और उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिजीज है। विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्या बात है भैया। विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड व्हेन प्लानिंग केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आपके हिसाब का क्वेश्चन आया है। अब आपका क्वेश्चन आया, बिल्कुल, थैंक यू। क्या कहा जा रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहे कि एक फीमेल है जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो चुका है, यानी डीवीटी प्रेजेंट है। और आप सभी जानते हैं अगर ये डीवीटी डिटैच हो गई, अगर ये डीवीटी डिटैच हो गई तो जाके क्या कर सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकती है बेटा जी। तो आपको यही क्या करना है कि एक बार हो गई है, ठीक है, अब डिटैचमेंट को कैसे रोकोगे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, डिटैचमेंट को कैसे रोका जाएगा। चलेगा, ऑप्शन देने से पहले मेरे को बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? फटाफट बोलिएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? अवॉइड मसाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसाज अवॉइड करेंगे। ट्रेडनबर्ग विथ लेफ्ट लेटरल, एयर राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे जुगल पचौरी जी। यहां बताइएगा, काफ 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 काफ, केवल काफ क्या होता है पूरा बोलिएगा। काफ की मसल्स में नहीं होता बेटा, निशा लग रहा बेटा, मसल्स में थ्रोम्बोसिस थोड़ी होता है। काफ मसल्स के अंदर पाई जाने वाली डीप वेन्स में होता है। तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट कॉमन साइट में आप कहेंगे काफ डीप वेन्स। जी हां, काफ में पाई जाने वाली डीप वेन्स में होता है। यह पहली प्रायोरिटी होगी। अगर यह ऑप्शन में ना रहे तो आपका सेकंड जवाब क्या होगा? थाई में पाई जाने वाली डीप वेन्स। कौन सी वेन्स की बात कर रहा हूं? थाई में पाई जाने वाली डीप वेन्स की बात कर रहा हूं। पहली प्रायोरिटी काफ की डीप वेन्स होगी, दूसरी प्रायोरिटी थाइज में पाई जाने वाली, जी हां, जांग में पाई जाने वाली डीप वेन्स में होगी। हर हर महादेव बेटा। फीमोरल वेन्स की आगे की ब्रांचेज में जाके होता है, फीमोरल वेन्स की आगे की ब्रांच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीप वेन्स ऑफ काफ मोस्ट कॉमन साइट होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यही डीप वेन आप सभी को पता है कि ये पेशेंट है और ये पेशेंट का लेग है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट का लेग है। सपोज इमेजिन कीजिएगा, ये पेशेंट की थाई है। एक डीवीटी यहां हो गया बेटा जी, एक डीवीटी यहां हो गया, इसे आपने नाम दिया है पोजीशन नंबर बी। और एक डीवीटी यहां हो गया है, इसे आपने नाम दिया है पोजीशन नंबर ए। बताइएगा पल्मोनरी का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज बताइएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज बताइएगा, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। थाई फर्स्ट नहीं होगी तन्वी यादव बेटा, थाई फर्स्ट नहीं होगी, बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल बोलेगा दीवाना, सही कह रहे हैं आप। मोस्ट कॉमन साइट होगी डीवीटी होने की काफ वेन्स में, डीप काफ वेन्स में। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होगी थाइज के अंदर। लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण क्या होंगे देखिएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो वहां से टूट के आ चुका है, यानी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अगर कहीं पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस था तो वहां से थ्रोम्बस टूटेगा और हवा में दौड़ने लगेगा, सॉरी ब्लड में दौड़ने लगेगा, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कारण हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड कारण हो सकता है, एमनियोटिक एम्बोलिज्म भी कारण हो सकता है बेटा जी, याद रखिएगा। एयर एम्बोलिज्म भी कारण हो सकता है, जी हां, एयर एम्बोलिज्म कारण हो सकता है। और लास्ट में फैट एम्बोलिज्म, अरे फीमर फ्रैक्चर वगैरह से। इधर देखिएगा, ये 4 कारण होते हैं। फीमर फ्रैक्चर होने से फैट एम्बोलिज्म एक कारण होगा, एयर एम्बोलिज्म एक कारण होगा, एमनियोटिक फ्लूइड भी एंटर कर सकता है, मैटरनल ब्लड वेसल में कारण होगा, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कारण होगा। सो मोस्ट कॉमन कोज अगर आपसे पूछा जाए तो आप
आपका जवाब होगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यस, द मोस्ट कॉमन कॉज इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बड़ा कारण होगा, और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए सबसे बड़ा जगह क्या होगी? डीप वेन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। उसकी कितनी साइट होती है? 2। लेकिन याद रखेगा, अगर डीवीटी पूछे तो मोस्ट कॉमन साइट काफ वेन होगी, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कारण पूछे तो आपकी थाई वेन्स होगी। जी हां, थाई वेन्स का डीवीटी याद रखेगा, इट विल बी द मोस्ट कॉमन कॉज। क्यों होती है? क्योंकि ये पुअरली अटैच्ड रहती है। याद रखेगा, दीज आर पुअरली अटैच्ड, बहुत अच्छी तरीके से अटैच नहीं रहती है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनते ही टूट जाती है। जबकि ये फर्मली अटैच रहती है, बहुत अच्छी तरह से जुड़ी रहती है। हुआ तो सबसे ज्यादा वही है काफ में। जी हाँ, हुआ तो सबसे ज्यादा काफ में, लेकिन ये अच्छी तरीके से जुड़ी रहती है तो आसानी से हटती नहीं है। जबकि ये कमजोर पने से जुड़ा है तो ये आसानी से हट जाता है। तो थाइज की वेन्स में होने वाला जो काफ है, बिल्कुल याद रखेगा, थाइज की वेन में, थाइज की डीप वेन में होने वाला डीवीटी सबसे बड़ा कारण होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। क्लियर है? बिल्कुल चलेगा। रमन बिल्कुल ए बी 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 बिल्कुल बेटा। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी तो ए होगी डीवीटी की, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? बी होगा। थाइज की बनता बहुत कम है, लेकिन वो आसानी से डिटैच होकर क्या कर सकता है? चलेगा। क्या बात है। थैंक यू जुगल पचोरी। दाल बाटी चूरमा बना सर आज, तो सर आपको इनवाइट कर रहा हूं, तो भैया हाजिर हो जाते हैं, फटाफट एड्रेस सेंड करो, अभी हाजिर हो जाते हैं। चलेगा? ओके डियर, ओके डियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिएगा, ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं कि डीवीटी को कैसे, डीवीटी को डिटैच होने से कैसे रोका जाएगा। 4 है आपके पास में कि पेशेंट को बेड रेस्ट कराओ, ये बोला है, पेशेंट को बेड रेस्ट कराओ, पेशेंट के वाइटल साइंस रेगुलर चेक करो, पेशेंट की ब्रेथ साउंड को चेक करो, और पेशेंट को एंटी कोगुलेंट थेरेपी दो। फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलेगा। ठाकुर मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि ए होगा। सदर बाजार, गड़ी दोस्त, बांसवाड़ा, राजस्थान बुला रहे भैया। जालिम आदमी, पहले तो दाल बाटी 4 रुपए की चूरमे की बात नहीं करनी थी और इतना दूर का एड्रेस दे दिया। चलेगा बेटा, आएंगे किसी दिन, जिस दिन आए हुए होंगे उस दिन कहेंगे अब बना दाल बाटी चूरमा। चलेगा? वेरी गुड। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ए होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डी होगा, गुरमीत जी भी कह रहे हैं कि डी होगा। ओके डियर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अब अरे क्वेश्चन को नहीं समझे आप। पेशेंट को क्या हो गया है? डीवीटी हो गया बेटा जी। और डीवीटी से किसको रोकना है? कॉम्प्लिकेशन को क्या रोकना है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैदा नहीं होना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए क्या करोगे? सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो तब नहीं होगा जब डिटैचमेंट नहीं होगा। जी हां, जब डिटैचमेंट नहीं होगा, नो डिटैचमेंट। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकना है तो डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और डिटैचमेंट कब नहीं होगा? जब पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे तब डिटैचमेंट नहीं होगा। वाइटल साइंस लेना चाहिए, लेकिन ये डिटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेथ साउंड सुननी चाहिए, लेकिन इसका डिटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अरे एंटीकोगुलेंट थेरेपी तो क्या करेगी? प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एम्बोलाई। याद रखेगा, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एम्बोलाई। अरे नया डीवीटी नहीं बनने देगी, नया डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं बनने देगी, लेकिन जो बन गया है उस पे इसका कोई रोल नहीं होगा बेटा जी। याद रखिएगा। चलेगा? क्या बात है। अरे बहुत गौर से समझो, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या करती है? सर एंटीकोगुलेंट्स क्लोटिंग नहीं होने देती, क्लोट नहीं बनने देती। अरे जो पहले से बन गया है उस पे इसका क्या रोल होगा? सर उस पे तो इसका कोई रोल नहीं होगा, नया को नहीं बनने देगी। बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर बेटा जी? क्वेश्चन ने बहुत घुमा दिया है आपको। वापिस सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं बनना चाहिए, पहले से डीवीटी है, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पेशेंट को मसाज नहीं करोगे, जब पेशेंट को बेड रेस्ट बना के रखेंगे, जब एम्बुलेशन नहीं करेगा। एंटीकोगुलेंट तो नए क्लोट को बनने से रोकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को नहीं रोकती। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलेगा? बिल्कुल। एंटीकोगुलेंट नया नहीं बनने देगी, याद रखिएगा, न्यू क्लोट को फॉर्मेशन नहीं होने देगी। लेकिन जो क्लोट बन गया है, जी हां, जो क्लोट बन गया है बेटा जी, उससे तो क्या किया जाएगा? जो क्लोट बन गया है उस पे इस एंटीकोगुलेंट थेरेपी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा तन्नू जी ने कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गया। पूजा टोपे जी जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा जी। ये कंसेप्ट याद करके चलेगा। कई बार अगर यहां थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रहती, अगर यहां एंटीकोगुलेंट की जगह थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रहती तो आपका जवाब सही होता।
अगर यहां थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रहती तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, ए भी हो जाता और डी भी हो जाता। जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जी हां, टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हो गया, आपका यूरोकाइनेज हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। अगर ये ड्रग्स रहती इतनी सारी तो आपका आंसर सही हो जाता कि उस क्लोट की मेल्टिंग को मेल्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां नहीं होगा। सर दोनों में बताया था आपने कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट देंगे, बिल्कुल देंगे सचिन कुमार जी ने बेटा। प्रिवेंशन में रोकने के लिए और ट्रीटमेंट में जो बन गया है उसकी जगह एक साथ और नया ना बने उसके लिए दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों में बताया था, लेकिन एक में किस लिए बताया था, एक में नया, एक में बने ही नहीं, और एक में एक तो बन गया है उसका दूसरा साथी और ना बन जाए तो तब भी दिया जाता है बेटा। चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड, ओके डियर। फिर भी प्रायोरिटी यही होगा, बिल्कुल शुभम जी प्रायोरिटी यही होगा भैया जी, बिल्कुल याद रखना। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रायोरिटी ड्रग्स नहीं होगी, सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल आएगी तब भी प्रायोरिटी बेड रेस्ट ही होगा। बिल्कुल याद करके चलेगा, चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है बेटा जी, देखिएगा। ए क्लाइंट है जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ राइट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। चलेगा, फटाफट बोलेगा, अगले क्वेश्चन का बोलेगा। ए क्लाइंट हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड, A client has just been diagnosed with right leg deep vein thrombosis। राइट लेग में, पेशेंट के राइट लेग में क्या हो गया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है, डीवीटी हो गया है। राइट लेग में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया बेटा जी। चलेगा, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, कौन सा इंटरवेंशन अप्लाई करेगी। चलेगा, देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट बोलेगा क्या किया जाएगा। आइस पैक लगाया जाएगा राइट बैक पे, चलेगा। एलिवेशन ऑफ राइट लेग किया जाएगा, आवरली काफ मेजरमेंट किया जाएगा, या जबरदस्त रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई जाएगी। फटाफट बोलिएगा बेटा जी, क्या बात है। आंसर आने दीजिएगा, राइट आंसर आने दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। एलिवेशन ऑफ द राइट लेग, एलिवेशन ऑफ द राइट लेग, बिल्कुल सही है भैया, क्या बात है। चलेगा, शाबाश 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 शाबाश, बी होगा, बी होगा, बी होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही है, राइट आंसर भी होगा। हम ये पढ़ ही चुके हैं, क्लियर है, अब तक क्लियर हो गया है, इतने सारे कंसेप्ट से अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। डीवीटी आपका पूरा हो गया, होप सो डीवीटी पूरा हो गया। शुभम टेलर जी सी कह रहे हैं। अरे भैया सी कैसा हो जाएगा, सी में कहां चले गए, ऐसा कौन सा आ गया जिसपे आप सी कह रहे हो। आवरली काफ मेजरमेंट, अच्छा ये कह रहे हैं कि हर घंटे काफ को मेजर किया जाएगा, बिल्कुल सही है भैया। पिंडली में स्वेलिंग तो आएगी, नो डाउट, काफ में स्वेलिंग तो आएगी, तो काफ का डायमीटर मेजर तो किया जाएगा, लेकिन पर शिफ्ट किया जाता है बेटा जी, याद रखिएगा। हर शिफ्ट किया जाता है, आवरली नहीं किया जाता। और शिफ्ट में अगर पॉसिबल नहीं हो तो वंस ए डे, जी हां, पूरे दिन में एक बार किया जाता है, और एक बार नहीं तो हर शिफ्ट में किया जाता है। आवरली काफ मेजरमेंट नहीं होता, हर घंटे काफ मेजरमेंट नहीं होता। काफ मेजरमेंट तो होता है, बिल्कुल सही जा रहे भैया, काफ मेजरमेंट तो होता है, लेकिन हर घंटे नहीं होता, याद रखिएगा। पर शिफ्ट में एक बार या फिर पूरे दिन में एक ही बार मेजर किया जाता है। हर घंटे काफ में अगर करोगे तो आप काफ को इतना मूव करोगे, इतना हिलाओगे कि अगर डीवीटी बना हुआ है तो वो डिटैच भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वो डिटैच हो जाएगा। इसलिए इतना ज्यादा नहीं परेशान करते हैं, शिफ्ट में एक बार नहीं तो दिन में एक बार चेक किया जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, वेरी गुड भैया। ब्लड में हिमेटोलॉजी में एनीमिया में एंटर कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस एनीमिया, क्या बात है भैया, पर्नीशियस एनीमिया यानी घातक एनीमिया, जी हां, सीवियर एनीमिया, डेंजरस एनीमिया, फेटल एनीमिया। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री फॉर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग विच ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। चलेगा, एक चीज आप सभी जानते हैं डियर, क्या जानते हैं, देखिएगा, ये चीज आप सभी जानते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया तो आपका सीधा सा जवाब होगा पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। जी हाँ, विटामिन बी 12 की कमी से होता है। और विटामिन बी 12 को टेक्निकली क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन कहा जाता है। साइनोकोबाल अमीन। साइनो मतलब ब्लू कलर का होगा, और कोबाल क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? कोबाल्ट होता है। एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो कोबाल्ट वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी 12 है। और अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है बेटा जी। और टेक्निकली इसे किस नाम से? ये टेक्निकल नाम हो गया इसका साइनोकोबालमिन। बिल्कुल सही है। पैराइटल सेल भी लिखा है कईयों ने। अरे भैया एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन किसका था? एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन था। अब गौर से देखिएगा, आपके पास विटामिन बी 12 कहां से आएगा? अरे डाइट में से आएगा। डाइट में कौन आएगा? डाइट में आएगा विटामिन बी 12। कैसी डाइट में विटामिन बी 12 मिलेगा? तो याद रखिएगा बेटा जी, अगर डाइट में मीट है, जी हां, अगर उस डाइट में लीवर मौजूद है, तो ऐसी डाइट में से आपको विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। और फिर ये कहां आता है बेटा जी? ये आ जाता है स्टमक में। कहां आ जाता है डियर? स्टमक में आ जाता है। डाइट से विटामिन बी 12 स्टमक में आएगा। और यहां ये रहा आपका स्टमक। गौर से देखिएगा, यहां स्टमक में ये वाली सेल कौन सी सेल होती है? ये वाली सेल है बेटा जी पैराइटल सेल। यस, दिस इज पैराइटल सेल। पैराइटल सेल एक तो किसको रिलीज करती है? एचसीएल को रिलीज करती है। और एचसीएल के साथ साथ किसको निकालती है? इंट्रिंसिक फैक्टर को भी निकालती है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासले, पूरा नाम सुनिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासले को भी निकाल देती है। क्लियर है? यहां स्टमक में कौन आ गया था सर? स्टमक में आ गया था विटामिन बी 12। और उसके आते ही बॉडी ने किसको निकाल दिया? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासले को निकाल दिया। तो अब ये जोड़ा बना देंगे, विटामिन बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर एक जोड़ा बना देंगे। और अब ये जोड़ा स्टमक से होता हुआ डियोडिनम में जाएगा, जेजुनम में जाएगा, और टर्मिनल के आखिरी किनारे पे चला जाएगा। यानी कहां चला जाएगा? टर्मिनल इलियम में चला जाएगा। शाबाश भैया, वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे। टर्मिनल इलियम में। बिल्कुल कैलाश शर्मा जी, ये एक फीमेल है जिसे डर लगता है यहां तक जाने का। क्या बात है, शाबाश। तो अब ये टर्मिनल इलियम में जाएगा, और टर्मिनल इलियम में इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के बाद कहां जाएगा? एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये चला जाएगा लीवर के पास। अरे किसके पास जाएगा बेटा जी? लीवर के पास जाएगा। क्लियर है? और लीवर से फिर कहां जाएगा? फिर ब्लड से होता हुआ पूरी बॉडी के पास चला जाएगा, जहां जहां इसको यूज किया जाना है। ऐसे करके ब्लड से किसके पास चला जाएगा? बोन मेरो के पास चला जाएगा। बोन मेरो के पास चला जाएगा और इरिथ्रोपोइसिस में अपना रोल प्ले करेगा। जी हां, आरबीसी के फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में, आरबीसी के मैच्योरेशन में रोल प्ले करेगा, एरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करेगा। चलेगा? बिल्कुल पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। डाइट में विटामिन बी 12 आया, डाइट में साथ स्टमक में गया, स्टमक में अपने एक भाई को बुला दिया, भाई का नाम क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के कहां चले जाएंगे? टर्मिनल इलियम में चले जाएंगे। दोनों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दोनों एब्जॉर्ब होकर लीवर के पास जाएंगे। और लीवर क्या करेगा? लीवर जितना खुद को स्टोर करना है स्टोर कर लेगा, और अदरवाइज ब्लड में दौड़ा देगा, और ब्लड से बोन के पास चला जाएगा, बोन मेरो के पास, और आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही। क्या सर, कासले और विटामिन डी को जोड़े में क्या कहेंगे सर प्रीतम जी? अरे कुछ नहीं कहेंगे भैया, जोड़े में क्या कहेंगे? इनको एक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है कि विटामिन बी 12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। चलेगा? ओके डियर। लीवर से लीवर तक का सफर बाय विटामिन बी 12। बिल्कुल सही कह रहे, बोले कि यहां डाइट वाले लीवर से लेकर दूसरे के उधर लीवर तक चला गया। ओके डियर, तो ये होप्स होगी ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बेटा जी, अगर कोई आपसे पूछे परनीशियस एनीमिया क्यों होता है, तो आप एक झटके में क्लियर कर सकते हैं कि परनीशियस एनीमिया क्यों क्यों होता है। सबसे पहला, अगर डाइट में ही विटामिन बी 12 ना मिले, पहली कंडीशन, अगर डाइट में विटामिन बी 12 ना मिले तो क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, अगर डाइट में तो है, डाइट से स्टमक में आ गया, लेकिन स्टमक में गैस्ट्राइटिस हो रखी है, स्टमक में गैस्ट्राइटिस है, या स्टमक को ही काट के फेंक दिया गया है, या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, पैराइटल सेल है ही नहीं, पैराइटल सेल काम नहीं करी थी, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, और फिर कोई भी इसको पकड़ के ले जाने वाला नहीं होगा। तो अगर स्टमक का लोचा है, पहला डाइट का लोचा, दूसरा स्टमक का लोचा, तो भी इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगा, सॉरी परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तीसरा,
माना दोनों है, दोनों आए, लेकिन यहां है तो पता चला इलियम सड़ गल गई है या इलियम को काट के फेंक दिया गया है, तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो तीन बेसिक प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम बेसिक है बेटा जी, याद रखिएगा। एक तो किसमें नहीं होना, डाइट में नहीं होना, डाइट में विटामिन B12 का नहीं होना। दूसरा, डाइट में तो है लेकिन स्टमक गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गई है, एक्यूट नहीं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गई है, तो पैराइटल सेल खत्म, इंटेंसिव फैक्टर नहीं है और कोई पकड़ के बिलियम में नहीं लेके जाएगा। और तीसरा, जहां दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है वहां क्रॉन्स डिजीज हो गई है। जी हां, क्रॉन्स डिजीज हो गई है, जहां अल्सर ही अल्सर हो गए इलियम में और मामला एब्जॉर्प्शन वाला नहीं बचा, या किसी ने इलियम कोई काट के फेंक दिया है, चलेगा, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। इलियोस्टोमी में कौन से, अब इसीलिए तो क्वेश्चन आता है, इलियोस्टोमी में कौन सा एनीमिया होने की संभावना रहती है? पर्नीशियस एनीमिया होने की संभावना रहती है, क्योंकि इलियम में डायरेक्ट छेद करके माल मसाला बाहर लेके आगे टर्मिनल इलियम तक पहुंचा ही नहीं, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो इलियोस्टोमी में बेटा जी याद रखिएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, चलेगा, बिल्कुल। क्रॉन्स डिजीज में, इलियम रिसेक्शन में और इलियोस्टोमी में, सभी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो होप सो सारी साइकिल क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है विटामिन B12 की। अगर कोई आपसे कोज पूछ भी ले तो लिख भी देना भैया, डेफिशिएंसी इन डाइट, ये लीजिएगा, एक साथ मेंशन कर देता हूं, डेफिशिएंसी इन डाइट, गैस्ट्रेक्टोमी, स्टमक को काट के फेंक देना, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इलियल रिसेक्शन, इलियम को काट के फेंक देना, और या फिर क्रॉन्स डिजीज। ये बेसिक कोज लिख दिए मैंने आपके सामने, और इन सब की वजह से कौन सा एनीमिया होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा, घातक एनीमिया होगा। पर्नीशियस का मतलब होता है घातक, क्लियर है? होने को तो ये भी कैसा एनीमिया है? मेगालोब्लास्ट है भैया। आरबीसी जो कच्ची आरबीसी आने लग जाती है उसे मेगालोब्लास्ट कहते हैं, तो होने को तो ये भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। लेकिन पहले एक एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक बोल चुके थे, किसको? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी वाले को। बाकी होने को तो पर्नीशियस वाला भी मेगालोब्लास्टिक होता है, इसमें भी कच्ची आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी आ जाती है, बिल्कुल बेटा जी याद रखेगा। ओके डियर, क्या बात है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे देखिएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इलियम का कहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बताइएगा। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए कौन जिम्मेदार होगी? लीवर होगा, इलियम होगा, किडनी होगा, या हिपेटोबिलियरी ट्रैक होगा? हिपेटोबिलियरी ट्रैक होगा। ऑब्जॉर्प्शन, मेन एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी होगी? जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल, एडिशियन डिजीज भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है भैया। बिल्कुल सही है भैया, फोलिक एसिड, इलियम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और पर्नीशियस एनीमिया को और किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? ऑल्सो नॉन एज एडिशियन डिजीज। जी हाँ, एडिशियन डिजीज भी बोला जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ठाकुर मीनाक्षी, एडिशियन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके डियर, चलिएगा, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? What should the nurse assess for in a client who has pernicious anemia? पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट में क्या क्लिनिकल फीचर पाए जाएंगे? अरे भैया ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, डस्की लिप्स और गम्स हो जाएंगे, और स्मूथ सॉर रेड टंग हो जाएगी। हलवा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि पर्नीशियस एनीमिया में क्या देखने को मिलेगा? पर्नीशियस एनीमिया के केस में क्या देखने को मिलेगा? जवाब आने दीजिएगा। पर्नीशियस एनीमिया के केस में क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? डी 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 डी, बिल्कुल सही है, क्या बात है, बिल्कुल छा गए भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। स्मूथ सॉर रेड टंग। देखिएगा डियर, एक चीज तो याद रखिएगा कि कभी भी इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता,
इसमें हल्का डायरिया होता है। जब भी आप ये डिटेल में पढ़ेंगे परनीशियस एनीमिया, इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जी, नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की जगह, परनीशियस एनीमिया में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हल्का डायरिया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती, साइनोसिस भी नहीं होता जी हां। और याद रखेगा, रेड बीफी टंग किसको, जिसको कहा जाता है, अरे बहुत मोटी टंग हो जाती है, रेड बीफी टंग हो जाती है, रेड बीफी टंग हो जाती है, मोटी, याद रखेगा, लाल कलर की मोटी एनलार्ज्ड टंग हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, परनीशियस एनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेड बीफी टंग। बेटा जी ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ओके डियर, चलेगा। टंग 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 बिल्कुल सही है। देखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लाए, ये लीजिए और क्लियर कर दूं, परनीशियस एनीमिया के क्लासिकल सिम्टम्स, परनीशियस एनीमिया इसका क्लासिकल ट्रायड बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। परनीशियस एनीमिया का क्लासिकल ट्रायड क्या होगा जी हां, परनीशियस एनीमिया में कौन से 3 सिम्टम्स सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, और उनको पाया ही जाएगा तभी आप इसे परनीशियस एनीमिया बोलेंगे, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल, परनीशियस एनीमिया के क्लासिकल ट्रायड में कौन कौन से सिम्टम्स को इंक्लूड किया गया है, जवाब आने दीजिएगा। बता चुका हूं मैं, तीनों नाम ले चुका हूं, तीनों नाम ले चुका हूं। ओके डियर, बीफी टंग बीफी टंग बीफी टंग बीफी टंग बोला जा रहा है। अरे क्लासिकल ट्रायड में बताओ ना भैया, क्या 3 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, चलेगा। ये बना दिया क्लासिकल ट्रायड, कोई बोल ही नहीं रहा तो देखना। सबसे पहला एक चीज आपने बताई है कि सर माइल्ड डायरिया होगा, अभी आपने बताया, बिल्कुल भैया, माइल्ड डायरिया पहला क्लासिकल सिम्टम होगा। दूसरा सर आपने रेड बीफी टंग बताया, बिल्कुल सही है, रेड बीफी टंग दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखिएगा, एंड द थर्ड वन इज वीकनेस, क्या बात है, कमजोरी आ जाना जी हां। याद रखिएगा, इस केस में साइनोसिस वाइनोसिस नहीं होता। साइनोसिस वगैरह कब होता है, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वगैरह एबनॉर्मल हो जाता है जी हां, जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज एबनॉर्मल हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एबनॉर्मल हो जाता है, तब जाके क्या होता है, साइनोसिस वगैरह होता है, डिस्निया की दिक्कत आती है। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पूनम कुलहरी जी, वीकनेस होगा, माइल्ड डायरिया होगा, और तीसरा देयर विल बी रेड बीफी टंग। इन तीनों को परनीशियस एनीमिया का क्लासिकल ट्रायड बोला गया है जी हां, क्लासिकल ट्रायड बोला गया है। और एक चीज, परनीशियस एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जी हां बोलिएगा, कौन सा टेस्ट किया जाता है, फटाफट जवाब दीजिएगा, सीलिंग टेस्ट। क्या बात है भैया जी, चलेगा, सीलिंग टेस्ट किया जाता है टू डायग्नोस परनीशियस एनीमिया, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। बिल्कुल सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, माइल्ड डायरिया होगा, शॉर्ट रेस्पिरेशन और साइनोसिस से कोई लेना देना नहीं है, और रेड टंग, रेड बीपी टंग होगी, बिल्कुल वीकनेस होगा। क्या बात है, चलेगा, शाबाश भैया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये लो भैया, ये तो आंसर ही बता दिया मैंने। क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज डायग्नोस्ड विथ सीलिंग टेस्ट। जी हां, सीलिंग टेस्ट से कौन सा एनीमिया डायग्नोस किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बिल्कुल विकास वर्मा जी, आप सभी के जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है, और उस सफलता का नाम क्या होगा, नॉरसेट 2021। जी हां, मजीद बुला के ही दम देना है। बिल्कुल बेटा जी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की, क्या बात है भैया, बिल्कुल सही कहा, परनीशियस एनीमिया को बताने के लिए। अच्छा, अगर एक इधर देखिएगा, यहां पे भी परनीशियस एनीमिया से भी ज्यादा अच्छा स्टेप आपको याद रखना है, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। जी हां, परनीशियस एनीमिया की कमी बहुत तरीके से हो सकती है। परनीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कारण हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन को पता लगाने के लिए, जी हां, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का पता लगाने के लिए कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, सीलिंग टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिएगा, एक चीज आपको थोड़ी देर पहले ही बताई गई थी कि जब भी ये इंटेस्टाइन होगी,
ये इंटेस्टाइन होगी। इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होगा सर? ये इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होगा। बिल्कुल सही है। इलियम से माल मैटर किस में जाएगा सर? इलियम से माल मैटर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ब्लड से एब्जॉर्ब होने के बाद किस में जाएगा? ब्लड से एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर के पास जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लीवर के पास जाएगा। फिर लीवर से किस में जाएगा सर? लीवर से फिर ब्लड में चला जाएगा, और लास्ट में ब्लड किसके पास जाएगा? किडनी के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए। और विटामिन B12 किस में बाहर चला जाता है? यूरिन में। जो काम ना आए वो विटामिन B12 किस में बाहर चला जाता है? यूरिन में चला जाता है। पूरी साइकिल समझा दी आपको। बिल्कुल बेटा जी देखिएगा, इलियम में एब्जॉर्ब होगी, लीवर में जाएगी, लीवर से जहां जहां ब्लड में जाएगा, उसके बाद जिस जिसके पास जाना है, जैसे सपोज कीजिएगा कि बोन मेरो के पास में जाना है, ब्रेन के पास में जाना है, जिस चीज के पास जाना है उस चीज के पास चला जाएगा। किडनी के पास में भी जाएगा, और किडनी में भी क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। कौन पास आउट हो जाएगा? विटामिन B12 पास आउट हो जाएगा। चलेगा, अब गौर से देखिएगा बेटा क्या करते हैं सिलिंग टेस्ट में, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइएगा मिनिमम कितनी डोज दी जाती है? क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने? बिल्कुल बताइएगा बेटा जी कि मिनिमम कितनी डोज दी जाती है विटामिन B12 की? जवाब दीजिएगा। मिनिमम कितनी डोज दी जाएगी? मिनिमम डोज के बारे में बताइएगा। विटामिन B12 पर सिलिंग टेस्ट में विटामिन B12 की मिनिमम कितने टाइम्स डोज दी जाती है? जी हां, नंबर ऑफ टाइम्स। 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, पूनम कुलरी, डिंपल कुमारी। लेकिन ये बताइएगा कितने टाइम्स, बिल्कुल कितने टाइम्स डोज दी जाती है इसकी? तो देखिएगा बेटा जी, सिलिंग टेस्ट में क्या करना होता है? सिलिंग टेस्ट में क्या करना होता है? 2 टाइम्स डोज देनी होती है बेटा जी, याद रखेगा। सबसे पहली डोज क्या दी जाएगी? तो याद रखेगा, रेडियो एक्टिव विटामिन B12 दिए जाएंगे। अरे रेडियो एक्टिव विटामिन B12 यानी वो जिनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनका पता लगा सकते हैं। जी हां, रेडियो एक्टिव विटामिन B12 की डोज दी जाएगी। और ये डोज कैसी होगी? ओरल डोज होगी, याद रखेगा। अरे पहली डोज कैसी होगी बेटा जी? पहली डोज ओरल डोज होगी। क्लियर है? मिनिमम डोज 2 होती है बेटा, 3 नहीं होती। मिनिमम डोज 2 ही होती है। 2 वाला ही टेस्ट बता रहा हूं, या 2 डोज वाला टेस्ट बता रहा हूं। देखिएगा क्या होगा। 2 डोज वाले टेस्ट में क्या होगा? मिनिमम वाले में सबसे पहले ओरल डोज दे दी जाएगी विटामिन B12 की। ठीक है सर, ओरल डोज दे दी। ये लीजिएगा, हमने पेशेंट को खिला दिया विटामिन B12, और विटामिन B12 खाने के बाद कहां आ गया? खाने के साथ मिलके कहां आ गया? फटाफट बोलिएगा। विटामिन B12 इलियम में आ गया है। जी हां, इलियम में आ गया है। इसी समय आप क्या करेंगे बेटा जी? याद रखेगा, इसके 1 आवर बाद, आफ्टर 1 आवर, जितनी देर में आपने ये डोज दी है उसके एग्जैक्ट 1 घंटे बाद में आप नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 लगाएंगे। नॉन रेडियो एक्टिव, जिसमें से कोई किरणें नहीं निकलती है, कोई रेडिएशन नहीं निकल रही है, वो विटामिन B12। और उसका रूट क्या होगा? इंट्रामस्कुलर रूट से दे दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर रूट से, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा जी, इंट्रामस्कुलर रूट से, IM रूट से दे दिया जाएगा, और ये ओरल रूट से दिया जाएगा। अब मेरे को बताइए, लीवर के पास पहले कौन सा पहुंचेगा? बिल्कुल बेटा जी 2 डोज दी जाती है। पहली ओरल दी जाती है, याद रखिएगा हमेशा सब एक क्वेश्चन को। पहली कैसी होगी? पहली ओरल डोज होगी, और रेडियो एक्टिव विटामिन B12 होगा। दूसरी IM होगी, और नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 होगा। यानी हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेडियो एक्टिव वाले पे नजर रखनी है कि ये क्या ताम झाम करता है। चलेगा, बिल्कुल बताइएगा, फटाफट बोलेगा कि सबसे पहली कौन सी जाएगी? लीवर के पास दोनों में से पहले कौन सी पहुंचेगी? बताइएगा, लीवर के पास सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी? अगर मैं यहां मसल्स में इंजेक्शन लगाता हूं, IM मसल्स में इंजेक्शन लगाता हूं, तो मसल से भी मामला किस में जाएगा? सर मसल्स में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड भी किसके पास जाएगा? लीवर के पास चला जाएगा। तो चाहे आप इंट्रामस्कुलर IM विटामिन B12 लगाओ, चाहे आप ओरल विटामिन B12 दो, दोनों ही आखिरकार किसके पास जाएंगे? ही जाएंगे, लीवर के पास ही जाएंगे। तो पहले कौन सी जाएगी भैया बताइएगा? बिल्कुल सही है, जुगल पचौरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, IM वाली पहले जाएगी। बिल्कुल सही कहा। दूसरी वाली ये येलो कलर वाली पहले जाएगी बेटा जी। ये वाली जो येलो कलर वाली है ये पहले जाएगी, और ये लीवर में चलेगी। ये लीजिएगा, अब गौर से देखिएगा, विटामिन B12 को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है।
तो इसने अपने स्टोरेज हाउस का क्या कर दिया, सैचुरेशन कर दिया। अरे अब लीवर का पेट भर दिया, नहीं तो क्या होता, ये वाली रेडियो एक्टिव जाती और लीवर में ही जमा हो जाती, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लीवर ना इसको बाहर निकालता ना हमको टेस्ट कर पाते। तो पहले लीवर का पेट भरना जरूरी है, इसलिए इंट्रामस्कुलर दी आपने, आईएम दी, ताकि सीधा मसल से ब्लड से होकर लीवर के पास जाए और लीवर में विटामिन बी12 के जितने भी स्टोर हैं उन सब जगह में कौन भर जाए, उन सभी जगह में नॉन एक्टिव विटामिन बी12 भर जाए, यानी पेट पूरी तरह भर गया है लीवर का। अब एब्जॉर्ब होके कौन सी जाएगी, अब पहले वाली ओरल वाली जाएगी, ये लीजिए, ये ओरल वाली एब्जॉर्ब होके लीवर के पास में गई, लीवर ने कहा मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो ये किस में चली जाएगी, ये ब्लड में चली जाएगी, जी हां, और ब्लड से होके बोन मैरो के पास भी जाएगी, ब्लड से होके किडनी के पास भी जाएगी, और किडनी से किस में बाहर आ जाएगी, यूरिन में बाहर आ जाएगी। कितने घंटे का सैंपल लेना है, 24 आवर्स का सैंपल लेना है बेटा जी, 24 घंटे का सैंपल लेना होता है। क्लियर है, कितना सैंपल लेना होता है बेटा जी, याद रखिएगा। ओरल 1 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, बिल्कुल रावण हो जाएगी, लेकिन आईएम तो बेटा जी 5 से 10 मिनट में हो जाएगी, आईएम तो 5 से 10 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, चिंता क्यों करते हैं, आईएम 10 से 15 मिनट में हो जाएगी बेटा जी, चलेगा, 10 से 15 मिनट में हो जाएगी आईएम तो। अब गौर से देखिएगा, तो इस टेस्ट की रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, जितना भी आपने दिया, अगर लेस देन 10% ऑफ ओरल इंटेक, अगर लेस देन 10% ऑफ ओरल इंटेक आया है, और या फिर मोर देन 10% ऑफ ओरल इंटेक आया है, अगर जितना लिया उससे 10% से ज्यादा आ गया बेटा जी, याद रखिएगा, इसका मतलब ये कैसी फाइंडिंग है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, जी हां, 10% से ज्यादा बाहर आना रेडियो एक्टिव नॉर्मल है, और अगर कम आ रहा है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, परनीशियस एनीमिया है, जी हां, इस तरह परनीशियस एनीमिया का पता लगाया जाता है। तो 24 घंटे में 10% से कम आना चलेगा, बिल्कुल 24 घंटे का सैंपल लेते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, और 24 घंटे में 10% से कम, 10% से कम आना क्या कहलाएगा, परनीशियस एनीमिया कहलाएगा। 10% से ज्यादा, जितना इसको खिलाया था उससे 10% से ज्यादा अगर यूरिन में आ रहा है बेटा जी, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे नॉर्मल स्टेटस बोला जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। तो होप सो सारा आपके सामने सिलिंग टेस्ट हो गया होगा। अगर आप इसका फोटो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी, चलेगा, यहां से समझ में आ गया कि सिलिंग टेस्ट आखिरकार होता क्या है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके हीमोफीलिया में से। अच्छा, एक क्वेश्चन और निकल के आता है, वो भी क्लियर कर देता हूं बेटा जी, कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिएगा, सपोज एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टोमी कर दी, एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टोमी कर दी या इलियल रिसेक्शन कर दिया, इलियम को काट के फेंक दिया, इसका मतलब क्या नहीं होगा, विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन बी12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, और या फिर जहां एब्जॉर्ब होना था वो जगह काट दी, तो अब पेशेंट को कभी भी विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और बंदे को क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब मेरे को बताइए, इस पेशेंट को आपको 1 महीने विटामिन बी12 देना पड़ेगा, 2 महीने देना पड़ेगा, या जिंदगी भर विटामिन बी12 देना पड़ेगा, फटाफट बताइएगा। 1 वीक विटामिन बी12 देना पड़ेगा, 2 वीक देना पड़ेगा, या फिर रिजल्ट एक्सप्लेन करो एक बार। सिलिंग का सचिन जी कह रहे हैं, बेटा जी देखिएगा, जीआई ओरल जितना भी दिया गया था, जितना भी ओरल दिया गया था, वो ओरल क्या करेगा, वो लीवर तो स्टोर करेगा ही नहीं, उसको लीवर स्टोर करेगा ही नहीं, तो बाकी बॉडी के टिश्यूज उसको काम लेने की कोशिश करेंगे, और जो बचेगा वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। तो यूजुअली एक बार जो ओरल डे में लेते हैं उसका 10% से ज्यादा बॉडी यूज नहीं करेगी, तो वो यूरिन में आ जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा, इसका मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ था। अगर जितना दिया 10% से कम आया, इसका मतलब आपने 100 मिलीग्राम दिया था, तो उसमें से मुश्किल से 15 या 20 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब हुआ होगा, चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बंदे को लाइफ लॉन्ग विटामिन बी12 देना पड़ेगा, जी हां, लाइफ लॉन्ग विटामिन बी12 देना पड़ेगा बेटा जी। क्लियर है। पहले कैसे देते हैं याद रखिएगा, डेली डोज दी जाएगी, डेली डोज दी जाएगी। कब तक दी जाएगी,
फॉर 2 वीक्स। जी हाँ, 14 दिन तक डेली डोज दी जाएगी बेटा जी, क्लियर कीजिएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद किया जाएगा, पेशेंट को वीकली दी जाएगी, वीकली दी जाएगी। कब तक दी जाएगी बेटा जी, जब तक कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी। और उसके बाद मंथली दी जाएगी, लाइफ लॉन्ग। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मंथली दी जाएगी, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर दी जाएगी, हर मंथ पूरी लाइफ मंथली दी जाएगी। उससे पहले हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लाना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति करने के लिए 2 सप्ताह तक रोजाना दो, उसके बाद हर सप्ताह दो जब तक हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं आ जाता। और उसके बाद क्या करो, पूरी लाइफ दो। डोज हमेशा याद रखेगा, डेली डोज कितनी होगी, 100 माइक्रोग्राम एमसीजी होगी। वीकली डोज भी कितनी होगी, जी हां, सप्ताह में एक बार देनी पड़ेगी और ये महीने में एक बार देनी पड़ेगी। डोज सेम रहेगी 1000, 100 नहीं बेटा, 1000 एमसीजी रहेगी। बिल्कुल है बेटा, 1000 एमसीजी रहेगी। पहले रोजाना 1000 एमसीजी, उसके बाद हर सप्ताह 1000 एमसीजी, और उसके बाद हर महीने 1000 एमसीजी। चलेगा बेटा जी, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से। परनीशियस एनीमिया, बिल्कुल, जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी तब तक देना पड़ेगा। वेरी गुड भैया, चलेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। गुरु नर्सिंग एकेडमी आपसे फिर मुलाकात करेगी रात को 9 बजे। तो फटाफट नाश्ता पानी करें, तैयार हो जाए रात को 9 बजे ओबीजी का बजट उड़ाने के लिए, दंगल के लिए। एक बार फ्यूल आने दो भैया, जाने से पहले रात के 9 बजे के लिए तैयार हो जाए गाड़ी दोबारा, उसके लिए फ्यूल आने दीजिएगा। चलेगा, अटेंडेंस लगा के जाइएगा, सारे सेशन को लाइक कीजिए। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।